हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोग के सामने लेकर एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के आए हैं, जो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत एक टॉपिक है प्रस्तावना, जो कि मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स है। प्रस्तावना टॉपिक से हम शॉर्ट्स नोट्स बनाए हैं। उसको दोस्तों मैंने पेज में लिखा था, उसको आज हमने पीडीएफ के रूप में अच्छे ढंग से सजा करके आप लोग के लिए तैयार किया हूँ। तो दोस्तों आज हम इस पे बात करेंगे। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन पॉइंट आता है, लोग गलती करते हैं और यहाँ से आपको बिहार दरोगा या अन्य सभी एग्जाम में भी एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम प्रस्तावना को बहुत इजी वे में और सरल तरीका में एक एक बार में समझ जाएंगे, क्योंकि अगर समझ लेते हैं तो आज के बाद यहाँ से गलती होने की संभावना आपका कम हो जाएगा या नहीं होगा गलती। तो आइए हम बात करते हैं प्रस्तावना के बारे में। तो प्रस्तावना, हम लोग, यह मेरा शॉर्ट्स नोट्स है, तो कोड वर्ड के रूप में हमने बहुत बात को लिखे हुए हैं। तो बस उस कोड वर्ड को हम आपको समझा दे रहे हैं और उसके बाद इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल अवर स्टडी नोट्स पे अवेलेबल रहेगा। तुरंत अवेलेबल तुरंत जो है दोस्तों अवेलेबल नहीं करवाया जाएगा, लेकिन आपको बता दें तो दोस्तों हम आज बात करने जा रहे हैं आप लोग से प्रस्तावना। और जैसा कि मैंने बताया कि शॉर्ट्स नोट है या मैंने पेज में लिखा था, इसको हमने पीडीएफ फॉर्म में अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ, और ताकि आपको अट्रैक्टिव लगे और याद भी इजी वे में हो जाए। आपको ऐसे ही माइंड में फिगर बना लेना है जैसे हमने मैप के द्वारा सजा दिया हूँ। तो आइए एक एक पॉइंट को हम लोग देखेंगे यहाँ से, और एक एक पॉइंट को देखेंगे और समझेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए प्रस्तावना के बारे में, इसी को जो है दोस्तों उद्देशिका बोला जाता है, प्रियम्बल इंग्लिश में बोला जाता है। और इसकी पीडीएफ की बात हम कर रहे थे आपसे, तो इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा इसमें और एडिटिंग हमको करना है, तो वह करके शाम तक अवेलेबल करवा देंगे हम आपको। तो आइए हम बात करते हैं। अगर प्रस्तावना से पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाए दोस्तों कि प्रस्तावना कब पेश किया गया संविधान सभा में। संविधान सभा का गठन जो है कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। उसमें हम लोग को कल पढ़े होंगे आप लोग कि 9 दिसंबर को पहला बैठक, 11 दिसंबर को दूसरा बैठक, और तीसरा बैठक जो हुआ था 13 दिसंबर को। और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है प्रस्तावना को जो है या उद्देशिका को पेश किया गया था। तो पेश करने की बात आपसे पूछा जाए तो 13 दिसंबर 1946, यह डेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए डेट यहाँ जो है याद रखा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रस्तावना पेश कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को। दूसरा बात, अगर आपसे यहाँ से पूछे कि प्रस्तावना पारित कब हुआ, या तो प्रस्ताव को पेश किया गया था, इसको पारित कब कर दिया गया, तो 22 जनवरी 1947 को। यहाँ 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया, और कुछ ही दिन बाद, महीनों दिन बाद समझिए कि 22 जनवरी 1947 को यह जो है पारित हो गया था। लेकिन पारित होने के बाद भी क्या हुआ दोस्तों, इसको स्वीकार या अंगीकार कब किया गया, यह क्वेश्चन पूछा भी जाए। कितना बार हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है कि स्वीकार कब किया गया या अंगीकृत कब किया गया, तो 26 नवंबर 1949 को, यह ध्यान में रखना है। 26 नवंबर 1949 को यह अंगीकृत किया गया प्रस्तावना को, या फिर संविधान को भी। संविधान पूर्ण रूप से जो है दोस्तों 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन आपसे स्वीकार या अंगीकृत की बात कर दे प्रस्तावना के बारे में भी या संविधान के बारे में भी, तो 26 जनवरी 1949 हम लोग को याद रखना है। यह डेट जो है बहुत महत्वपूर्ण है, VVI है यह डेट। दूसरी तरफ हम बात करें दोस्तों, आपको डेट से संबंधित 3 फैक्ट यहाँ से प्रस्तावना से रिलेटेड याद रखना है। उसके बाद दोस्तों 3 फैक्ट और है जो आपको याद रखना है। प्रस्तावना में जैसे हम लोग पढ़े होंगे, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष करके लास्ट लास्ट में जो पढ़े होंगे कि आज हम 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत या स्वीकार कर रहे हैं। तो उस सब में जो है तीन बात आपको देखने को मिला होगा। जैसे 3 प्रकार की न्याय की बात होती है। यहाँ पे आपको 3 प्रकार के न्याय की बात सीधे पूछता है, कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है। यह दरोगा में, बिहार दरोगा में दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि इनमें से कौन प्रस्तावना में न्याय की बात नहीं है। मतलब न्याय 3 प्रकार की जो न्याय है उसमें से कौन नहीं है। तो ध्यान में रखना है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को जो है दोस्तों ध्यान में रखना है। आप लोग को एक विकल्प के रूप में एक अन्य कोई और दे दिया जाएगा और आपको फंसा लिया जाएगा वहां से, तो इसको ध्यान में रखना है। आपको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक को ध्यान में रखना है। यह 3 प्रकार की न्याय की बात करता है। अगर आपसे समानता की बात पूछ दे कि प्रस्तावना में कितने प्रकार की समानता की बात कही गई है, तो 2 प्रकार की समानता है। वह कौन कौन सी है, तो प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता जो है प्रस्तावना में शामिल किया गया है। तो इसको हम लोग 3 प्रकार की न्याय समानता के अगर पूछे तो 2 प्रकार की समानता, प्रतिष्ठा एवं अवसर, यह सब नाम के साथ जो है यहाँ याद रखा जाता है। तो हम लोग जो है इसको याद रखेंगे नाम के साथ। उसके बाद आप हम देख लिए न्याय, देख लिए समानता, देख लिए, और उसी तरह से दोस्तों हम देखेंगे स्वतंत्रता की बात। अब बात करें दोस्तों तो 5 प्रकार की, यहाँ पे 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात प्रस्तावना में की गई है। तो वह कौन कौन सी है, तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। हम लोग को ऐसे एक लाइन में याद रखना है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और
उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म एवं उपासना, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना। ऐसे याद रखना है, 2-3 बार बोल लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। विचार के बाद अभिव्यक्ति, उसके बाद विश्वास, धर्म और उपासना। यह जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, इसको याद रखा जाता है। तो हमने पढ़ा है 3 प्रकार के न्याय, 2 प्रकार की समानता और 5 प्रकार की स्वतंत्रता। तो यह बात को ध्यान में रखा जाता है। तो यहाँ से यह फैक्ट के रूप में आपसे पूछा जाएगा, हमेशा पूछा जाता है प्रस्तावना से। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, इससे रिलेटेड कुछ अनफैक्ट जो है वह हम बात करेंगे आपसे। तो अनफैक्ट के रूप में दोस्तों हमने यहाँ पे लिया है, नोट्स के रूप में आपको हाईलाइट करके हमने दर्शाया है नोट के रूप में कि प्रस्तावना को जो है अमेरिका से किस देश से लिया गया है प्रस्तावना को दोस्तों, यह किस देश का है? तो यह अमेरिका से जो है प्रस्तावना को हमारे संविधान में लिया गया है। भारतीय संविधान में जो है अमेरिका से जो है इसको लिया गया है। उसके बाद बात करें दोस्तों प्रस्तावना की भाषा की, अगर पूछ लिया, देखिए हमने बार-बार इंडिकेट इसलिए करते हैं कि यहाँ पे एक शब्द बदलेगा और आपका आंसर जो है बदल जाएगा। तो ऐसे-ऐसे पॉइंट पर जो है हम लोग को ध्यान केंद्रित करना है, ध्यान आकर्षित करना है कि यहाँ पे ऐसा-ऐसा होता है तो आंसर बदल जाता है। तो हम यहाँ पे बात करें, अगर सीधे प्रस्तावना पूछे आपसे, प्रस्तावना का विचार पूछे या सीधे प्रस्तावना पूछे तो अमेरिका से, यहाँ पे प्रस्तावना के आप विचार भी ऐड कर सकते हैं, विचार कभी नहीं भी देता है। अगर प्रस्तावना सीधे पूछिए आपसे तो अमेरिका आंसर दीजिए। लेकिन अगर वही प्रस्तावना की भाषा की अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यह किस देश से लिया गया है, तो यह जो है ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोस्तों यह प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, प्रस्तावना का विचार जो है अमेरिका से लिया गया है। तो इस बात को जो है हम लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद है कुछ अन्य फैक्ट के रूप में हमने यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ कि प्रस्तावना का स्वरूप कैसा है। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्र, गणराज, संपत्ति पर व्यक्ति का विशेष अधिकार नहीं होगा, यह सब जो है इसका स्वरूप है प्रस्तावना का। प्रस्तावना के समाजवाद के रूप में, पंथ निरपेक्ष मतलब धर्म निरपेक्ष भी होता है, हम लोग जानते हैं कि हमारा देश धर्म निरपेक्ष है। उसका लोकतंत्र है, यहाँ पे गणराज भी है। उसका संपत्ति पर विशेष अधिकार नहीं है, जान रहे हैं हम लोग की संपत्ति कर टैक्स भरते हैं हम लोग। तो यह सब बात को यहाँ पे ध्यान में रखा जाता है, यह स्वरूप के रूप में है, मैंने ऐड कर दिया हूँ। उसके बाद समाजवाद शब्द की अगर केवल बात करें, समाजवाद, तो यह जवाहरलाल नेहरू के रूप में याद रखा जाता है। यह जवाहरलाल नेहरू का बहुत करीब है। कभी यह भी बिहार दरोगा में पूछा गया है, क्वेश्चन घुमा करके आपसे पूछा गया है कि समाजवाद का जनक या फिर कुछ और प्रकार से पूछा गया है, तो यह जवाहरलाल नेहरू का यहाँ पे आंसर होगा इसका। तो समाजवाद के नजदीक कौन है? तो यह जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों कि इसका यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात करें, यह कितना बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अन्य भी एग्जाम में पूछा गया है, बिहार दरोगा के बारे में भी, और सभी एग्जाम मिला करके हमको लगता है कि यहाँ से 100 बार से भी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पूछ लिया गया है। सीधे आपसे पूछेगा किस संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द को जोड़ा गया, कौन कौन? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, धर्म, किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा घुमा करके यहाँ से पूछा जाता है। तो हम लोग को जो है पूरा याद रखना है। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976। इसमें जो है 3 शब्द को जोड़ा गया था इस संविधान संशोधन के अंतर्गत। इसमें समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है जिसको कि धर्म निरपेक्ष भी बोला जाता है, और राष्ट्र की अखंडता को भी जोड़ा गया था। तो दोस्तों यहाँ से 3 शब्द हमेशा याद रखना है हम लोग को। कौन कौन शब्द है 3 शब्द? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, कभी कभी आपको पंथ निरपेक्ष नहीं देकर के धर्म निरपेक्ष दे दिया जाएगा, तो इसका मतलब एक ही होता है, तो ध्यान में रखना है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, मतलब देश को बंटवारा अब नहीं किया जाएगा। तो यह शब्द जो है जोड़ा गया कब? 42वां संविधान संशोधन 1976। दोस्तों और सारे संशोधन है जो बिहार दरोगा में हमेशा यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका भी हम एक अलग से नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। जैसे जैसे टॉपिक आएगा वैसे वैसे हम टॉपिक पे चर्चा कर, जो कठिन रूप से जो कठिन होगा टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, उसको हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाते हुए बताएंगे और पीडीएफ भी देंगे। तो आप लोग बने रहिएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है 42वां संविधान लगभग सब कोई याद ही होगा, जिनको याद नहीं है वो ध्यान में रखेंगे इस पॉइंट को। उसके बाद हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ नया पॉइंट भी देखने को मिलेगा जो बहुत कोई नहीं जान रहे होंगे, और वह एग्जाम में पूछ लिया गया है। यहाँ पे एक बात है बेरूवारीवाद। बेरूवारी संघवाद की बात करें तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि यह कब आया, तो 1960। आपको तो सबसे पहले यहाँ से डेट याद रख लेना है, बेरूवारी 1960 याद रखना है। इसमें क्या कहेगा ये बात को, यह क्या इसमें प्रावधान लाया गया या क्या कहा गया है इसमें कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। यह जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। कौन? तो बेरूवारी संघवाद जो 1960 में आया था, यह जो है प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। लेकिन उसके बाद फिर से एक विवाद आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, यह आया ठीक 13 साल बाद 1973 में, और यह क्या कहें, इनके द्वारा क्या स्टेटमेंट दिया गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अर्थात
संविधान के किसी भी भाग में जो है संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके मूल ढांचे में जो है कोई बदलाव नहीं होगा। तो हम लोग को पता है कि संविधान का प्रस्तावना जो है वह एक तरह से मूल ढांचा है, परिचय पत्र है, या फिर विषय सूची कहिए, जो भी कहिए प्रस्तावना को। प्रस्तावना पढ़ करके हम लोग पूरा संविधान का एक अंदाजा लगा सकते हैं। तो यही बात कही गई केशवानंद भारती बनाम में। पहले यहाँ से आपको डेट याद रखिए 1973, और क्या कहा गया कि प्रस्तावना इसमें बेरूवारी संघवाद जो है प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं, या नहीं माना प्रस्तावना को, लेकिन यह प्रस्तावना को संविधान का भाग मानते हैं, लेकिन यह कहते हैं कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उनके मूल ढांचा में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। मतलब इनडायरेक्टली रूप में यह भी जो है प्रस्तावना को मतलब कोई छेड़छाड़ करने से रोक लगाए। उसके बाद आता है एक संविधान संशोधन, 24वां संविधान संशोधन 1971 में ही आ जाता है, और एक प्रावधान लाया गया कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, राष्ट्रपति अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होगा। यहाँ पे संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है। 24वां संविधान दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है ना, हम आपको बता दें कि 1275, हाँ 1275 कन्फर्म है। 1275 दरोगा एसआई में मेंस में जो है यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। 24वां संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन जो 1275 मेंस में जो है पूछ लिया गया है। तो संविधान के किसी भी भाग में आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन किया जा सकता है पहले तो जो था कि राष्ट्रपति को सहमति देने के लिए राष्ट्रपति के ऊपर निर्भर था, लेकिन अब यहाँ पे सहमति देने के लिए राष्ट्रपति को बाध्य किया गया। अब नेक्स्ट आगे हम देखेंगे दोस्तों कि कुछ नोट्स है और कुछ पॉइंट्स के रूप में आपको फैक्ट के रूप में याद रखना है कि प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है। यह किसने कहा था? तो N.A. पालकीवाला ने है। एक N.A. पालकीवाला जो एक समझिए कि संविधान का जो क्या बोलते हैं, संविधान लिखते हैं, या फिर जो इनका ज्ञाता रहे होंगे, वह एक राइटर के रूप में कहिए कि इन्होंने N.A. पालकीवाला ने, या फिर राजनीतिक से संबंधित राजनीतिज्ञ होंगे, उन्होंने कहा कि संविधान प्रस्तावना जो है संविधान का परिचय पत्र है। तो किसने कहा? तो N.A. पालकीवाला। इसको ध्यान रखना है, एक लाइन में हम लोग फैक्ट के रूप में याद रखेंगे। प्रस्तावना को भविष्य का उद्देश्य किसने कहा? तो A.K. अय्यर ने। A.K. अय्यर ने कहा कि प्रस्तावना को भविष्य का उद्देश्य कहा जाता है। मतलब प्रस्तावना को भविष्य का उद्देश्य कहा है किसने? तो A.K. अय्यर ने कहा है। उसके बाद है दोस्तों कि प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा? देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन वाली पॉइंट है, इसलिए हमने दोनों को एक साथ में ऐड कर लिया। आगे हम देखेंगे प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा? तो ठाकुर दास भार्गव ने। ध्यान रखना दोस्तों, प्रस्तावना की अगर संविधान की आत्मा की बात करें प्रस्तावना के रूप में, तो यहाँ पे हम लोग को ठाकुर दास भार्गव को जो है याद रखा जाता है। अगर ऑप्शन में आपको ठाकुर दास भार्गव नहीं दिया गया हो और जवाहरलाल नेहरू दिया गया हो, तो यह भी जो है आंसर दिया जा सकता है। तो आप ऑप्शन के अनुसार जो है आंसर को चॉइस करेंगे, ठाकुर दास भार्गव को भी और जवाहरलाल नेहरू को भी। दोनों ऐसा नहीं होगा कि दोनों आपको ऑप्शन में एक साथ दिया जाएगा। तो ध्यान में रखना है इसको, ठाकुर दास भार्गव को पहले याद रखना है। अब आगे हम बात करें दोस्तों, सब कोई कंफ्यूज होते होंगे कि आर्टिकल 32 को संविधान का आत्मा किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने। दोस्तों सीधे आत्मा शब्द आता है और भीमराव अंबेडकर जो है जबान से निकलता है। तो यहाँ भी प्रस्तावना का संविधान का आत्मा कहा है। अधिकांश लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते होंगे, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने किसको आत्मा कहा है? तो यह आर्टिकल 32 को जो है संविधान का आत्मा कहा है। लेकिन यहाँ पे प्रस्तावना को संविधान का आत्मा किसने कहा? तो ठाकुरदास भार्गव ने। तो यह पॉइंट को दोस्तों याद रखना है, कंफ्यूज यहाँ पे नहीं होना है। नेक्स्ट हम बात करें आपसे और लास्ट पॉइंट के रूप में कि संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में किसने कहा? संविधान को एक पवित्र दस्तावेज के रूप में भीमराव अंबेडकर ने कहा। जो भी अपना संविधान है, भारतीय संविधान, उसको एक पवित्र दस्तावेज के रूप में जो है भीमराव अंबेडकर ने कहे हैं। तो ध्यान में रखना है हम लोग को इस पॉइंट को। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप लोग को यह पसंद आया होगा, और यह बहुत शॉर्ट्स नोट है। आपको बता दें कि प्रस्तावना से रिलेटेड, और आज का हमारा एक और टॉपिक है, उस पर भी हम अभी बात कर रहे हैं आपको, जो कि होमवर्क सीरीज में चलाया जाता है। तो आज का यह टॉपिक प्रस्तावना और विदेशी स्रोत है। विदेशी स्रोत से भी हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम आज उस पर भी हम अभी आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों देखिए, यह भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह टॉपिक है समझिए कि, और यहाँ से जो है हमेशा बिहार दरोगा के द्वारा जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, अन्य एग्जाम में भी पूछ लिया गया है। तो आप लोग ध्यान से इसको एक बार देखें। हम बता देते हैं कि किस किस को ज़्यादा याद रखा जाता है, कौन कौन से जो है क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया गया है, कहाँ पे कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, उसको आप लोग को हम ध्यान जो है केंद्रित करवा देते हैं। आप लोग इस तरह से ध्यान में रखिएगा। तो आइए हम देखते हैं, आपको बताते हैं कि स्रोत है विदेशी स्रोत, आपको वहाँ से क्या क्या अपने संविधान में लिया गया है उसकी हम बात करें। दोस्तों ब्रिटेन है, यहाँ पे ब्रिटेन लिखा हुआ है। ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ को जो है क्या क्या
विषय वस्तु को लिया गया है अपने संविधान में, उस पर हम बात करेंगे। तो ब्रिटेन से जो है संसदीय शासन पद्धति को लिया गया है, जो संसाधन जो अपना देश में अभी संसद, लोकसभा, राज्यसभा देख रहे हैं, यह ब्रिटेन से जो है लिया गया है। उसके बाद मंत्रिमंडल की बात करें, फिर एकल नागरिकता की बात करें, संसद की प्रक्रिया की बात करें और विशेषाधिकार की, उसके बाद परमाधिकार रीट की बात करें, विधि निर्माण की बात करें, उसके बाद राष्ट्रपति और औपचारिक स्थिति, लोकसभा का अध्यक्ष की शक्तियां, मंत्रिपरिषद का निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना, निम्न सदन का अपेक्षाकृत सशक्त होना, यह सब दोस्तों, यह पढ़ने में अब आपको बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन अब हम आपको बता दें कि इसको याद कैसे रखा जाता है, कैसे इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे, क्योंकि यह इतना इतना पॉइंट है, सब इधर उधर घुल मिल जाएगा। तो याद करने का तरीका क्या होना चाहिए यहाँ पे, वह हम आपको, इसलिए हम, यह सब बुक में आपको मिल जाएगा, लेकिन यह तरीका क्या होना चाहिए याद करने का। अब देखिए ब्रिटेन से लिया गया क्या क्या है, तो यहाँ पे संसदीय शासन, अब संसद के रूप में हम लोग जान रहे हैं लोकसभा, राज्यसभा, अब उससे रिलेटेड जो भी चीज होगा ना, जो भी बातें होगी, वह सब ब्रिटेन से लिया गया होगा। जैसे आपको बता दें, अब संसद है तो मंत्रिमंडल आएगा, यह सही बात है। मंत्रिमंडल में कानून नियम बनाने की बात आएगी, संसद आएगी। देखिए संसद संसद है तो संसद आया, मंत्रिमंडल भी आया, फिर उसका अधिकार, विशेषाधिकार जो भी हो, एक ट्रिक के रूप में हम आपको बता रहे हैं। और एकल नागरिकता की बात करें आपसे, तो यह नागरिकता की बात करें तो यह भी जो है संसद से ही डिसाइड होता है। उसके बाद नागरिकता, उसके बाद हम बात करें इधर देखिए परमाधिकार रीट की बात करें, तो यह भी जो है रीट जारी होता है। तो रीट को एक याद रखिए, परमाधिकार रीट जो है यह कहाँ से, तो ब्रिटेन से। विधि, कुछ कुछ पॉइंट को अलग से याद रखना है। विधि निर्माण की प्रक्रिया, अब नियम कानून कहाँ से बनता है आप लोग बताइए, तो संसद से बनता है, तो संसद से बनता है तो यह ब्रिटेन से लिया गया होगा। उसका राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति, अब राष्ट्रपति की औपचारिक स्थिति कहाँ से लिया गया, तो ब्रिटेन से लिया गया है। और चूंकि लोकसभा, अगर संसद की बात करते हैं हम लोग, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के जो है संसद बनता है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति की बात आ गई, तो ब्रिटेन से लिया गया है। उसका लोकसभा है, यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष की शक्तियां, तो यह भी ब्रिटेन से, चूंकि संसद से रिलेटेड है, या मंत्रिपरिषद है तो यह भी संसद से रिलेटेड है। उसके बाद बात करें हम आपको कि निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होना, यह भी जो है आपको सदन की बात आ गई, तो संसाधनात्मक मतलब संसदीय व्यवस्था या संसदीय शासन व्यवस्था के रूप में यह ब्रिटेन से यह सब लिया गया है। तो आपको बस एक कोड के रूप में संसदीय याद रखना है, संसद याद रखना है, और संसद से रिलेटेड जो भी पॉइंट होगा, जो भी आपको पॉइंट होगा, एक ब्रीफ के रूप में माइंड में अपना फिगर बना लीजिए, स्केच कर लीजिए कि अच्छा संसद से रिलेटेड ये सब चीज जो है इसको हम लोग ध्यान में रखना है, जो कि ब्रिटेन से लिया गया है। अब आगे हम बात करते हैं दोस्तों, ब्रिटेन का लफड़ा खत्म हो गया, और मतलब एक याद रखें और बाद बाकी को हम लोग कोरिलेट करके जो है, कोरिलेट करके वहाँ पे हम लोग समझ के आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका की। अब संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है दोस्तों, न्यायिक पुनर्विलोकन है। उसके बाद न्यायपालिका है, यहाँ पे न्याय की बात आ रही है। देखिए न्यायिक पुनर्विलोकन है, फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, मूल अधिकार है, फिर से आपको राष्ट्रपति, और फिर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के संबंध में जो प्रक्रिया है, उसके बाद उपराष्ट्रपति की सर्वोच्चता, संरचनात्मक शासन प्रणाली, यह सब व्यवस्था जो है अमेरिका से। अब यहाँ से कुछ पॉइंट तो आपको एक दो मतलब एक्सेप्शनल के रूप में याद रखा ही जाएगा, लेकिन अब हमको बताते हैं न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका। अब न्यायपालिका से यहाँ पे बात हो रही है, मतलब सुप्रीम कोर्ट से बात होगा, हाई कोर्ट से बात होगा, उच्चतम न्यायालय, उसके बाद उच्चतम न्यायालय हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, तो यह सब की बात, न्यायाधीश की बात है, तो इससे रिलेटेड जो भी होगा वह कहाँ से लिया जाएगा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। इसके अलावा अब आपसे पूछ लिया जाए, राष्ट्रपति का पद भी है जो अमेरिका से लिया गया है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है, पद की अगर बात पूछ दे राष्ट्रपति का, तो अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद है दोस्तों संघात्मक शासन पर। देखिए यहाँ पे संसद की बात करें आपसे तो ब्रिटेन में जाएंगे, लेकिन संघात्मक मतलब केंद्रीय, संघ मतलब केंद्र होता है, केंद्र की बात करें आपसे, संघात्मक शासन प्रणाली की बात करें तो अमेरिका से। प्रस्तावना का विचार, जैसा कि हमने ऊपर में बताया दोस्तों, प्रस्तावना का विचार की अगर बात कर ले तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से, या प्रस्तावना सीधे पूछे तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। तो यहाँ ऊपर में ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं दोस्तों, संसदीय शासन और संघात्मक शासन, तो यहाँ पे ध्यान रखना है संघात्मक और संसदीय में। संसद की बात करें तो ब्रिटेन में जाएंगे, और संघ मतलब केंद्र की बात करें तो दोस्तों अमेरिका में जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे कोरिलेट करके ट्रिक के रूप में, या जो कहिए समझ के रूप में, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है आपसे दोस्तों, यह ट्रिक के रूप में है, आप लोग अदरवाइज में नहीं लीजिएगा। ट्रिक है आपको बताने के लिए, हम किसी भी तरह से कोरिलेट करके याद कराने का प्रयास कर रहे हैं। हमने जैसा याद रखे हुए हैं वैसे आपको हमने बता रहा हूँ, क्योंकि इतना सारा है, इतना सारा को याद करना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप याद करना चाहिएगा तो दिमाग जो है हैंग कर जाएगा, फिर भी 100% आप श्योर नहीं रहिएगा कि अगर आपसे पूछ देगा एग्जामिनर कुछ इधर उधर फंसा करके, तो फंस जाइएगा। जैसा कि आगे हम बताएंगे, यह दरोगा एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है,
हम बताएंगे आगे। फ्रांस की अगर बात कर ले आपसे, तो यहाँ से बस गणतंत्रात्मक की बात करें तो यह फ्रांस से लिया गया है। तो इसको ध्यान में रखना है। बंधुत्व, हम लोग जान रहे हैं कि बंधुत्व का नारा जो है फ्रांस से ही है। गणतंत्रात्मक व्यवस्था यह फ्रांस से लिया गया है। इसको यहाँ से एक पॉइंट के रूप में याद रखना है। उसके बाद हम बात करें दोस्तों कनाडा। कनाडा की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग एक और पॉइंट को ध्यान रखेंगे। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो नारा फ्रांस से ही लिया गया है, तो यह ध्यान में रखना है। उसके बाद कनाडा की बात करें हम लोग, तो यह यहाँ पे देखिए संघीय व्यवस्था। अब देखिए संघीय व्यवस्था है ये। ऊपर में अमेरिका में हम लोग अभी पढ़े थे संघीय शासन, संघीय शासन, संसद, संघनात्मक शासन पढ़े थे। यह संघीय व्यवस्था है। तो ऐसा ऐसा में कंफ्यूज होता है, तो इसको ध्यान रखना है। संघीय व्यवस्था उच्चतम न्यायालय का परामर्शी निर्णय जो परामर्श लेगा, तो इसका निर्णय की बात करेगा, तो आपसे यहाँ पे कनाडा में जाइएगा। उसके बाद आपसे पूछ ले तो यहाँ पे देखिए मध्य शक्ति का विभाजन, विधायन की अपशिष्ट शक्तियां। देखिए अपशिष्ट शक्तियां की बात करें दोस्तों, तो आपसे ध्यान में रखना है। अपशिष्ट शक्ति की बात करें तो कनाडा से लिया गया है। उसके बाद केंद्र द्वारा राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति। दोस्तों यह क्वेश्चन पूछा गया है और बहुत कोई लोग नहीं जान रहे होंगे या फिर जान भी रहे होंगे। राज्यपाल का पद की बात की, राज्यपाल की नियुक्ति की अगर बात कर दे तो दोस्तों यह कनाडा से लिया गया है पोस्ट। तो यह ध्यान में रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया या नियुक्ति, राज्यपाल का जो पोस्ट है वह कहाँ से लिया गया है, तो कनाडा से लिया गया है। इस पॉइंट को हम लोग को एकदम बिल्कुल कंठस्थ रूप में याद रखना है। अमेरिका से संघीय शासन व्यवस्था, ऊपर देख लीजिए। अमेरिका से प्रणाली, शासन प्रणाली, देखिए संघात्मक शासन प्रणाली की बात करें, शासन प्रणाली की बात करें तो यह अमेरिका है। और यहाँ पे देखिए तो संघात्मक शासन प्रणाली, और यहाँ पे है संघीय व्यवस्था, मतलब केंद्र का व्यवस्था कैसा होगा उसकी बात करेगा आपसे तो कनाडा से। दोस्तों यह कंफ्यूजन वाला ये सब पॉइंट है, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर रहे हैं। बाद बाकी आप लोग यहाँ से राज्यपाल को याद रखिए और एक अपशिष्ट शक्ति को जो है कनाडा से लिया गया, इसको याद रखिए। आयरलैंड जो है दोस्तों यह इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से, ना जाने कितना बार जो है यह पूछ लिया गया है। तो यहाँ से सब कोई को याद होना चाहिए, याद होगा भी। नीति निर्देशक तत्व, ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह आयरलैंड से लिया गया है, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग को ध्यान में रखना है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था। राष्ट्रपति का अगर पद के बारे में पूछे तो यह अमेरिका से लिया गया है, लेकिन अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात कर दे आपसे तो यह जो है आयरलैंड से लिया गया है। उसके बाद है दोस्तों राज्यसभा के कुछ सदस्यों का मनोनीत। राज्यसभा में जो अभी हम लोग जान रहे होंगे कि राज्यसभा में 12 सदस्य को राष्ट्रपति मनोनीत करते थे, तो उनका जो है व्यवस्था यह कहाँ से लिया गया था, तो आयरलैंड से लिया गया। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड थोड़ा सा शब्द चेंज होगा, यहाँ पे आंसर बदल जाएगा और बिहार दरोगा आयोग के द्वारा जो है यह क्वेश्चन, यह नहीं दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया गया। हम आगे आपके चर्चा करेंगे। तो नीति निर्देशक सिद्धांत आपको यहाँ से सब कोई को याद होगा। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल को ध्यान रखिए, निर्वाचन मंडल जो कि अनुच्छेद 54 में है, अनुच्छेद 54 में, तो इसको ध्यान में रखा जाता है। और राज्यसभा के कुछ सदस्यों का जो है मनोनीत करना राष्ट्रपति के द्वारा, यह आयरलैंड से लिया गया है। जर्मनी के बीमर संविधान की बात करें दोस्तों, तो आपातकाल में मौलिक अधिकारों का निलंबन, यह सब जो है कहाँ से, तो जर्मनी से लिया गया है। तो जर्मनी से आपातकाल की बात करेगा तो आप जर्मनी में जाइएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नेक्स्ट हम आपसे बात कर ले ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया से बात करेंगे तो हमने जैसे ऊपर में बताया कि प्रस्तावना का विचार की बात करें तो अमेरिका, और ऑस्ट्रेलिया की भाषा की बात कर दे आपसे तो यह ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। यहाँ पे है संघ सूची, समवर्ती सूची की बात करते दोस्तों, तो यह ऑस्ट्रेलिया से बात करी। ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है समवर्ती सूची। व्यापार, वाणिज्य, समागम, स्वतंत्रता के बारे में जो है केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, केंद्र राज्य संबंध जैसे जो कि हम लोग पढ़ते हैं, सरकारिया आयोग केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, यह जो है ऑस्ट्रेलिया से दिया गया है केंद्र राज्य संबंध के बारे में। तथा शक्तियों का विभाजन, केंद्र राज्य के संबंध तथा शक्तियों का विभाजन की बात, या संसदीय विशेषाधिकार, जो संसद को विशेषाधिकार दिया गया है वह ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, तो इसको ध्यान में रखना है। अब आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों, आगे हम बात करते हैं रूस से। रूस से क्या लिया गया है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य का प्रावधान जो है यह कहाँ से लिया गया है, तो रूस से। दोस्तों मौलिक कर्तव्य है और एक मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो ऊपर में हम लोग शायद अमेरिका में पढ़े होंगे, पढ़े या नहीं पढ़े, अमेरिका में मौलिक अधिकार, हाँ पढ़े, मूल अधिकार है, यहाँ पे पढ़ लिए हम लोग मूल अधिकार। देखिए मूल अधिकार है, अमेरिका से पढ़े हैं। तो दोस्तों उसी तर्ज पर जो है यहाँ पे मौलिक कर्तव्य है। जहाँ मेरा अधिकार होगा, अगर किसी जगह पे मेरा अधिकार है तो वहीं पे मेरा कर्तव्य भी बनता है, तो ध्यान में रखिए। अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में अ है और अधिकार में भी अ है, अधिकार, तो अमेरिका से अधिकार, ऐसे चूंकि यह कंफ्यूजन वाला पॉइंट है और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं,
कितना भी आप पढ़े हुए होंगे, थोड़ा बहुत आपको माइंड यहाँ पे सेटअप करना पड़ेगा। तो अधिकार अमेरिका, यह याद रखिए। बाद बाकी कर्तव्य जो है, मूल कर्तव्य जो है, यह रूस से ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, क्योंकि यह सब कुछ जानते हैं, अमेरिका और रूस से संबंधित है। तो अधिकार, मौलिक अधिकार अमेरिका, अधिकार अमेरिका, और रूस से कर्तव्य, रूस में जाइएगा तो कर्तव्य करना पड़ेगा आपको, तो ऐसा ध्यान में रखिएगा। जापान की बात करें दोस्तों, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यहाँ पे विधि लिखा हुआ है, आपको लूसेंट में भी यह मिल जाएगा विधि द्वारा। हमको कोई बुक में यह मिला था एक जगह, अच्छा लगा था, तो मैंने इसको अपने नोट्स में एक पेज फाड़ करके रख लिया हूँ। तो ऐसा नहीं किया कि कितना लोग पूछने लगेंगे यार किस बुक का है, कौन सा बुक है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी फैक्ट रहता है वो हम आपको बताते हैं। तो जापान, आपको बता दें, जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से लिया गया है। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका की बात करें दोस्तों, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन हम लोग जान रहे हैं कि अनुच्छेद 368 ही है ना। ठीक है दोस्तों, यह अनुच्छेद 368। और भाग की बात करें यहाँ पे आपसे, तो भाग 20। बोलने के क्रम में कभी कभी अंदर से फील आ जाता है कि कहीं गड़बड़ तो ना हो जाए, तो इसीलिए अनुच्छेद आपको संविधान संशोधन का याद रखना है। यह भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन हमेशा, अनुच्छेद 368 और भाग 20 में इसका उल्लेख किया गया है। और कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और जिसकी बात हम कर रहे थे दोस्तों कि थोड़ा सा टर्म बदलता है, शब्द बदलता है और आंसर बदल जाता है, वह यही क्वेश्चन है जो बिहार दरोगा 2446 के मेंस में जो है यह पूछा गया था। यहाँ पे क्या है, आप पढ़िए ध्यान से, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। देखिए राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, और यहाँ पे आपको देखिए, आपको थोड़ा सा हम बताते हैं। देखिए आयरलैंड में पढ़िए कि आयरलैंड में राज्यसभा के कुछ सदस्यों का यहाँ पे है नाम निर्देशन, मतलब नामाकरण, जो मनोनीत किया जाता है उस रूप में, यानी कि राज्यसभा के सदस्य का मनोनीत। और यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल रहा है, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, बस निर्वाचन, और इसमें अंतर है। अधिकांश लोग जो है इसमें, यह आयरलैंड हमारे ऑप्शन में आयरलैंड दिया गया है, अधिकांश लोग जो है यहाँ पे यह आंसर आयरलैंड मार करके आए थे, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। लेकिन हम पढ़े थे, इसी बुक से पढ़े थे, तो मेरे माइंड में था, तो हमने सही बनाया था दक्षिण अफ्रीका। यह दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सही आंसर होगा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अगर निर्वाचन की बात कर दे आपसे, तो राज्यसभा के निर्वाचन की कहाँ प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। और राज्यसभा के सदस्यों का मनोनयन करने की बात करें तो यह आयरलैंड से है। तो दोनों में शब्द में थोड़ा सा डिफरेंस है और आंसर बदल जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है, ध्यान से पढ़ना है, कोरिलेट करके पढ़ना है, और कैसे कैसे आपको पढ़ाया जाता है हम आपको ये वीडियो के माध्यम से बताते रह रहे हैं। जो भी और वीडियो नहीं देखे होंगे, पीछे जाकर के प्लेलिस्ट से वीडियो देख सकते हैं। हमने बताया कि जो हार्ड टॉपिक लगेगा या फिर कंफ्यूजन वाला टॉपिक रहेगा, उसको हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहेंगे। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर दे दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत इजी और आसान तरीका में समझ गए होंगे। इसको आप लोग लूसेंट से भी 1 से 2 बार रीडिंग मारिए, क्योंकि यह बहुत इंपॉर्टेंट है, विदेशी स्रोत, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखना है सब पॉइंट को। तो आज के लिए इतना ही है दोस्तों। और आपको बता दें कि टेलीग्राम पे मेरा डेली होमवर्क सीरीज चलता है, डेली होमवर्क सीरीज। उसमें आपको अभी फिजिक्स, मेडिवल हिस्ट्री, सॉरी फिजिक्स नहीं, केमिस्ट्री, फिजिक्स खत्म हो गया है, केमिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री में, अब मेडिवल हिस्ट्री में आपको मुगल साम्राज्य चल रहा है। और आपको बता दें इधर पॉलिटी में यही आज का दूसरा टॉपिक था, तो हमने इसको डिस्कस किया, चूंकि इंपॉर्टेंट था इसलिए डिस्कस किया हूँ। और रेलवे स्पीडी भी चलाया जाता है समान अध्ययन में, चूंकि इसलिए चलाया जाता है कि वहाँ से छोटा छोटा जो क्वेश्चन गलत होता है उससे बचने के लिए रेलवे समान अध्ययन स्पीडी जो होता है उसको चलाया जाता है। और करेंट अफेयर के रूप में स्पीडी का जो आता है, स्पीडी करेंट अफेयर, उसको चलाया जाता है। तो 5 बुक से आपको पर डे होमवर्क दिया जाता है टॉपिक वाइज, और रात में 9 बजे से जो है टेलीग्राम पे बोर्ड के रूप में टेस्ट लिया जाता है। जो भी लोग नहीं जुड़े हैं, आप लोग जुड़ सकते हैं। आवर स्टडी नोट्स टेलीग्राम चैनल का नाम है, जुड़ करके वहाँ अपना तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं। बहुत आपको बेनिफिट होगा, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डाला जाता है। जो भी लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ सकते हैं, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए और लाभ उठाइए। धन्यवाद।